तो अभी तक हमने देखा था कि घोस्ट किंग सियाओ फान को बताता है कि 10,000 पॉइजन सेक्ट और हे हुआन सेक्ट हमारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। और फिर वो इसे एक लेटर देते हुए कहता है कि एग्रीमेंट की सारी डिटेल इसके अंदर है। इसके बाद वो उसे कहता है कि जल्दी से तुम डेथ मार्क्स वाले एरिया में जाओ जहाँ पर की घोस्ट किंग सेक्ट के सभी लोग तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि अभी भी एक चीज बाकी है और तुम तो अभी भी होली रिलीजन सेक्ट को डीमन सेक्ट के जैसे मानते हो। तब इस पर सियाओ फान कहता है कि मैंने सेक्ट को 10 सालों के लिए ज्वाइन किया था जहाँ की सारे दिन ब्लडी फाइट होती रहती है। इसीलिए सियाओ फान सवाल करता है कि होली नाम को लेने के लिए काबिल कौन है। तब इस पर घोस्ट किंग उससे कहता है कि ट्रुथ सेक्ट के बारे में क्या, जहाँ पर कि तुम्हारा जन्म हुआ था। तब इस पर सियाओ फान कहता है कि ट्रुथ सेक्ट के लोग भी गलत काम करते हैं, इसी वजह से वे डीमन सेक्ट से कम नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर घोस्ट किंग उससे पूछता है कि तुम्हारे दिल में ट्रुथ का मतलब क्या है। लेकिन इस पर सियाओ फान कहता है कि मैं नहीं जानता। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंजन सेक्ट के सभी डिसेबल डाउसवान के सामने इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर सियाओ इकाई इन सभी से कहता है कि मैंने अभी भी सुना है कि वेस्टर्न के मार्क्स एरिया में अभी कोई ट्रेजर ओपन होगा, इसलिए डीमन सेक्ट भी उसे पाने के लिए वहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वह ट्रेजर उनके हाथों में चला गया तब इसके वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके बाद वो आगे इनसे कहता है कि इसलिए सेक्ट मास्टर ने टैलेंटेड लोगों को सेलेक्ट करने का डिसाइड किया है जो कि वहाँ पर जाकर डीमन के साथ में फाइट करके उनको हरा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि टियानिन टेम्पल और फंसियांग वैली भी अपने स्टूडेंट को वहाँ पर भेजने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फंसियांग वैली के स्टूडेंट भी वहाँ पर जाने लगे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सियाओ हान भी अपने ग्रैंडफादर के साथ में वहीं पर जा रही थी। लेकिन वहीं अब कुछ देर के बाद सियाओ फान भी वहाँ पर जाने के लिए निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम यांग जी को देखते हैं जो कि डाउसवान के साथ हुए फाइट के बारे में याद करके काफी उदास हो गया था, क्योंकि वो वहाँ पर उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में याद करके अपने एंसेस्टर के सामने माफी मांग रहा होता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब तो हमारे सेक्ट का क्लाइंट शुरू हो गया है और इसीलिए यह सिचुएशन हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अब यहाँ पर किसी यूनिक ट्रेजर का जन्म होने वाला है, इसलिए अगर आपके ब्लेसिंग से हम उसे हासिल करने में कामयाब हो गए तब इस तरह से हम तो अपने एनिमी को बहुत ही आसानी से हरा पाएंगे और फिर इस तरह से हम अपने लॉन्गटी हॉल के गौरव को फिर से रिस्टोर कर पाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआंग अपने ग्रैंडफादर के साथ में दवांग विलेज में आ गई थी, जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि क्या गोल्डन लाइट का न्यूज यहीं से फैला हुआ था। तभी इस पर हुआन उसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर सच में कोई यूनिक ट्रेजर है। तब इस पर ग्रैंडफादर कहने लगता है कि डेथ मार्च का पूरा एरिया पॉइजन क्रिएचर से भरा हुआ है, इसलिए सभी फोर्स किसी न किसी तरीके से उस यूनिक ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं, जबकि वह ट्रेजर तो अभी तक सामने नहीं आया हुआ है। फिर वो आगे कहता है कि ट्रूथ पाथ और डीमन पाथ सबसे पहले एक दूसरे का सामना करेंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फंसियांग सेक्ट वाले डीमन सेक्ट वाले के साथ में फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंजन सेक्ट के स्टूडेंट भी यहाँ पर आ गए थे जो कि अपने अपने पावर का यूज करके डीमन सेक्ट के लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इनके सामने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती और इसीलिए वे तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए थे। इसके बाद सियाओ इनसे कहता है कि चिंगुन सेक्ट आपकी मदद करने के लिए आ गया है, जिसके बारे में सुनकर फंसियांग सीनियर उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे डीमन सेक्ट के लोगों को इतने आसानी से यहाँ से जाने देना नहीं चाहते थे और इसीलिए वे फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनके पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव काफी परेशान होता है क्योंकि सियाओ फान अचानक से उसे अकेले छोड़कर वहां से गायब हो गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि हुआन भी अपने ग्रैंडफादर के साथ में यहीं पर होती है, लेकिन कोई भी अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए इनके पास में नहीं आ रहा था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि गांव भी इनसे काफी परेशान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यांग जी के लोग यहाँ पर आ गए थे और वो इनसे कहने लगते हैं कि तुम सभी इस जगह को खाली कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर यहाँ के लोग इनका सामना करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने इनको अपने पावर से बहुत ही आसानी से डरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिन हुआन यहाँ पर आ गया था और वो हुआन से कहता है कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। जिसके बाद हुआन उससे पूछती है कि तुम किस तरह के प्रेडिक्शन को चाहते हो। तब इस पर चिन हुआन उससे कहता है कि मैं अपने नाम से प्रेडिक्शन को चाहता हूँ ताकि मैं जान सकूँ
सकूं कि डेथ मार्क्स में जाने का मेरा लक क्या है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यांग जी के लोग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे और वो बहुत ही आसानी से इनके अटैक को रोककर इनका सामना कर रहा होता है। तभी इनको पता चलता है कि इसके पास में तो पॉइजन वाली पावर है और इसलिए वे समझ जाते हैं कि यह तो 10,000 पॉइजन सेक्ट से है, जिसकी वजह से वे सभी काफी डर गए थे और फिर वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआन इसके नाम का यूज करके इसके लक के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहने लगती है कि किन वर्ड का मतलब है कि वेस्ट, और जबकि वेस्ट वाला एरिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए वो इसे बताती है कि वहाँ पर जाने का तुम्हारा लक बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर चिन हुआन उसे थैंक यू कहता है और फिर हुआन का ग्रैंडफादर उससे इसके बदले 12 टाइल मांगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिन हुआन ने खुशी खुशी उसे 20 टाइल्स दे दिए थे, लेकिन तभी वो चिन हुआन उसे कहने लगता है कि मेरा एक और फ्रेंड भी है जो वहाँ पर जाने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके भी लक के बारे में प्रेडिक्ट करो। इसके बाद वो इसे बता देता है कि उसका नाम गुइली है, लेकिन इस पर हुआन उसे कहती है कि फेस या फिर वर्ड प्रेडिक्शन के लिए मुझे उस आदमी से मिलने की जरूरत होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम अचानक से काफी तेजी से बदलने लगा था और तभी खुद सियाओ फान भी यहाँ पर आकर हुआन से कहता है कि तुम मेरे बारे में भी प्रिडिक्ट करो। तब इस पर हुआन कहती है कि लिव घोस्ट और गॉड में डिसबिलीफ को शो करता है, इसलिए तुम मुझसे इसके बारे में क्यों पूछना चाहते हो। लेकिन तभी वो हुआन से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके बारे में गलत हो, क्योंकि क्रिएशन के शुरुआत में इविल स्काई किंग ने एक नए वर्ल्ड को क्रिएट किया था, जिसके बाद हेल के विंग ने सारे लिविंग क्रिएचर को क्रिएट किया था और यही चीज मेरे सीक्रेट टीचिंग के सेक्ट का ट्रूथ है। और फिर वो कहने लगता है कि कोई इसके ऊपर यकीन कैसे नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के तरफ देखते हुए काफी गुस्सा हो गए थे और इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अब एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर देंगे। लेकिन फिर इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था और फिर चिन हुआन सियाओ फान से कहता है कि मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था और अब मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में जो रूमर है वह तो पूरी तरह से सही है। इसके बाद वो कहता है कि ऐसा लगता है ब्रदर गुइली के हाथों में आना कंफर्म है। जिस पर सियाओ फान भी उससे कहता है कि अगर सीनियर पॉइजन गॉड ऐसा चाहते हैं तो फिर इसे लेने के लिए साहस कौन करेगा। तब इस पर चिन हुआन उसे कहता है कि मास्टर ने बॉल्डी मैटर के बारे में केयर करना बंद कर दिया है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी इसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि अब अंकल यांग जी ही इसके बारे में डिसाइड करेंगे कि आखिरकार इस जगह को कौन मैनेज करेगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सियाओ फान हुआन से कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, और अब इतनी बात कहने के बाद वो भी यहाँ से जाने लगा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गाओ भी अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कराने के लिए आ गया था, लेकिन तभी वो लिटिल मंकी उसके सामने आकर उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। जिस पर गाओ उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं इसे नहीं खाऊंगा। इसके बाद गाओ हुआन से पूछता है कि क्या मैं आने वाले समय में ग्रेट सक्सेस को हासिल करूंगा। तब इस पर हुआन भी उसके फेस को देखकर इसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हारी अचीवमेंट लाइन तुम्हारे फोरहेड के तीनों लाइन से ओवरसाइड हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हारी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है और इसीलिए तुम बुद्धिमान लोगों के हेल्प के बिना अपने लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि गांव इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और इसके अलावा वह तो इसके काम के बदले उसके पैसे देने के लिए भी रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर केवल बकवास कर रही हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी इसके पास से पैसे बैग को ले लेता है और फिर वो इसे लाकर हुआन को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से गांव इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं इसका हिसाब किताब किसी न किसी दिन जरूर करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हुआन इसके लिए लिटिल मंकी को थैंक यू कहती है और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसे पम्पकिन कैंडी भी खाने के लिए देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो लिटिल मंकी भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो इसे लेकर वो भी गांव के पीछे पीछे चला जाता है। तभी जीन यहाँ पर आकर कहने लगती है कि तुम तो अभी भी पम्पकिन कैंडी को पसंद करती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे देखकर हुआन भी काफी खुश हो गई थी और फिर वो पूछने लगती है कि सिस्टर आप यहाँ पर कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोबंटी हॉल के लोग ट्रूथ पाथ के ऊपर नजर रखे हुए थे और फिर वो कहने लगते हैं कि जल्दी से हॉल मास्टर को जाकर इसके बारे में बता दो, क्योंकि अब वे डेथ मार्क्स के तरफ जा रहे हैं। वहीं उधर हुआन जीन से पूछती है कि क्या हम आपको
वो नहीं रोकेंगे। लेकिन इस पर जिन उससे कहती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी जल्दबाजी में नहीं आई हूँ। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि कुछ इविल आई ग्रैंडफादर के ऊपर नजर रखे हुए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन जैसे ही अपने पावर का यूज करके अटैक करती है, वो सभी फिर से वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन हुआन भी यहाँ पर आ गया था और वो जिन से कहता है कि हमने तो जरूरी मैटर के बारे में एक साथ में डिस्कस करने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर अब क्यों आ रही हो। तब इस पर जिन उससे कहती है कि 3 दिन पहले 10,000 पॉइजन सेक्ट के पॉइजन के वजह से मेरे हे हुआन सेक्ट के डिसेबल मारे गए थे और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही ऐसा किया होगा। तब इस पर जिन हुआन उससे कहता है कि अगर मैं वहाँ पर होता तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पॉइजन को यूज करने की जरूरत होती। जिसके बाद वो जिन हुआन से कहता है कि इस मैटर में मेरा 10,000 पॉइजन सेक्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इसे खुद एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद जिन हुआन से कहती है कि अभी कुछ समय के लिए तुम यहीं पर रेस्ट करो और उसी के साथ वो उससे पूछती है कि क्या वो चीज अभी भी तुम्हारे पास में है। जिसके बारे में सुनकर जिन भी यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जोरों की बारिश होने लगी थी, इसलिए हुआन और ग्रैंडफादर यहीं पर एक पेड़ के नीचे छुपे हुए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी भागते हुए यहाँ पर आ गया था, जिसे देखकर ग्रैंडफादर कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गांव भी एक अम्ब्रेला लेकर यहाँ पर आ जाता है और फिर वो हुआन से पूछता है कि क्या तुम्हें अम्ब्रेला की जरूरत है। लेकिन इसकी बात सुनकर हुआन सोचने लगती है कि अगर उसने उसे अम्ब्रेला मांगा तो फिर शायद वो कहने लगेगा कि तुम तो बारिश के बारे में भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकती, और इसीलिए इस तरह से शायद वो इसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देगा। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने अम्ब्रेला लेने से मना कर दिया था और फिर वो उसे कहती है कि तुम इसे खुद ही यूज करो। लेकिन तभी वो देखता है कि हुआन बड़े प्यार से लिटिल मंकी को बारिश से बचा रही थी, जिसकी वजह से अब वो अपने आप को अम्ब्रेला को देने के लिए नहीं रोक पाता। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपना अम्ब्रेला इसे दे दिया था। तब इसे देखकर हुआन उससे कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही काइंड हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके ऐसे बातों से काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि मैं तो असल में एक बहुत ही बुरा आदमी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर ग्रैंडफादर भी इसके बारे में जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गांव ने भी उसे डरा कर नीचे गिरा दिया था और अब इस तरह से वे सभी एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे थे। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बारिश रुक गई थी और इसीलिए वे सभी अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि पानी के अंदर से कोई क्रिएचर हुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हुआन के ब्रेसलेट से निकल रही पावर ने उसे इसके अटैक से बचा लिया था। जिसके बाद वो क्रिएचर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने अपने पावर का यूज करके उस क्रिएचर को बहुत ही आसानी से मार दिया था और फिर जिन तुरंत ही वहां पर आकर हुआन को इसके नीचे आने से बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके अलावा अब जिन हुआन भी यहाँ पर आ गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे तीनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे, जिसे देखकर ग्रैंडफादर कहने लगता है कि आखिरकार ये तीनों यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन ने उसे घूरते हुए आगे बात करने से रोक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रैंडफादर फिश के जैसे दिखने वाले क्रिएचर के बारे में बात करने लगता है और कहने लगता है कि यह तो असल में फिश ह्यूमन ट्राइब है। तब इसके बारे में सुनकर जिन उससे पूछने लगती है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर ग्रैंडफादर कहता है कि मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तभी जिन हुआन कहने लगता है कि हम जिस बारे में बात कर रहे थे इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन और सियाओ फान दोनों ही इसके लिए मान गए थे और फिर सियाओ फान जिन हुआन के साथ में चला जाता है। जिसके बाद जिन हुआन से कहती है कि इन दोनों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। और अब इसके बारे में सुनकर हुआन भी इसके लिए मान गई होती है। वहीं उधर एक आदमी यांग जी के पास में आकर कहता है कि उन्होंने बेड को ले लिया है और वे डेथ एबीज में पहुंच गए हैं। फिर वो आगे इनसे कहता है कि दवांग विलेज में तो घोस्ट किंग सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट के बीच में फाइट होने वाला था, जबकि हे हुआन सेक्ट केवल उनको देखता रहा। इसके बाद वो इसे बताता है कि वे तीनों मार्क्स वाले एरिया में एंटर कर गए हैं और उनके साथ में वहां पर कोई भी उनका आदमी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग जी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।